अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग लाहौर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं नई उम्मीद और इस यकीन के साथ कि आप सब बाखैरियत होंगे। हर सुबह का आगाज़ एक पैगाम के साथ किया जाता है और आज का पैगाम कुछ इस तरह से है कि आप अपनी जो सोहबत में बैठने वाले लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से लोग होते हैं, आपकी सोहबत, आपकी वाइब्स उसी तरह से होती चली जाती हैं। सो इस हवाले से चंद अल्फाज कुछ इस तरह से हैं। शीश महल विच कुत्ता वड़िया, उसनों कुछ समझ ना आवे, और जेड़े पासे वेखे उन कुत्ता ही नज़र आवे। तो जिस हसलत के आप मालिक होते हैं आपको सब कुछ वैसा ही नज़र आता है। तो जब हम कह रहे होते हैं कि आपको कहीं से नेगेटिविटी एक्सपेक्ट हो रहा है या फिर आपको कोई वाइब्स इस तरह से आ रही हैं, या हर चीज़ में कुछ इंसान होते हैं सिर्फ नक्स निकाल रहे होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कुछ ना कुछ खला, कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट जो है वो उनके अंदर मौजूद होते हैं। सो आपको किसी को लेकर अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर हम कभी कम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि शायद हमारी ही कोई गलती होगी। बहुत अच्छी बात है कि आप अपना मुबाहसा जो करते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो जिस हसलत का मालिक होता है वो वही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे MS गंगाराम हस्पताल जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आमिर सलीम साहब, जिनसे हम बात करेंगे गंगाराम हस्पताल में मरीज़ों को मुयस्सर सेहत की सहूलियात के हवाले से, और मज़ीद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के हवाले से मज़ीद क्या नए इक़दाम किए जा रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मजहबी स्कॉलर जनाब गुलाम यासीन निज़ामी साहब, जिनसे हम बात करेंगे दौरे हाजिर के एक अहम मौजू के हवाले से, क्या हर तकलीफ़ आजमाइश है या अजाब, और उसके हवाले से इस्लामी तालीमात क्या हैं उनसे आपको आगाह करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट जनाब हसन फरीद जोया साहब, जिनसे हम बात करेंगे नौजवान डिजिटल मार्केटिंग सीख कर कैसे अपनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। प्रोग्राम के चौथे और आखिरी सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे माहिर माहौलियात जनाब हबीब रंधावा साहब, जिनसे हम बात करेंगे बदलते मौसम के साथ स्मोक के बढ़ते खदशात के हवाले से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्मोक से बचाव के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद होंगे साबिका MS सर गंगाराम हॉस्पिटल जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आमिर सलीम साहब, जो कि चीफ़ कंसल्टेंट भी रहे हैं, जो कि चीफ़ कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आने के लिए। और सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपको पता है कि एकदम से मौसम बदल रहा है, तब्दील हो रहा है, तो सेहत में तब्दीलियाँ जो हैं वो वाकई आती हैं। तो जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है, हमें क्या एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए? बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया अपने इस प्रोग्राम में। जो मेन हमारा बर्निंग अब जो हेल्थ के हवाले से आ रहा है वो है स्मोक का इशू। सही, जैसे अक्टूबर में और नवंबर में हमारी फॉग बढ़ जाती है, इसी तरह फॉग और स्मोक जब मिलते हैं तो एक स्मोक बन जाती है, और जब वो स्मोक है वो उसके बड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं हेल्थ पे भी, हमारी एग्रीकल्चर पे, हमारे दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर भी। और हमें ये अवेयरनेस देनी चाहिए पब्लिक फोरम पे। आपके जैसे चैनल के तवज्जुह से मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि स्मोक है क्या चीज़, स्मोक से बचा कैसे जा सकता है, और स्मोक की जो अगर इफ़ेक्ट हो भी जाए तो उसके क्या तदारुक हैं। बिल्कुल, बेसिकली स्मोक जो है इसके दो एलिमेंट हैं, एक सल्फ्यूरिक उसका एलिमेंट है और एक उसका है फ़ोटो, उसके शुआओं से, जो सूरज की शुआओं से मिलके जो हमारा एक सेगमेंट बनता है, इन दो की वजह से एक स्मोक बनता है। जो सल्फ्यूरिक होता है वो आता है इंडस्ट्रियल हमारे स्मोक से, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, एग्जैक्टली, और जो फॉसिल फ्यूल से बनता है वो फोटोजेनिक होता है। और जो सल्फ्यूरिक है उसका जब आप स्मोक का देखेंगे तो वो ब्राउनिश होगा, आपको जो स्काई है वो ब्राउनिश नज़र आएगा। इसलिए जब हमने स्मोक को डिस्कस करना है तो हमने ये देखना है कि स्मोक में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। जब इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है तो हमारे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि जो जो इंडस्ट्रीज़ हमारी हैं, जैसे कि हमारे एक जो लोहे की फैक्ट्रीज़ हैं या ईंटें बनाने वाले भट्ठे हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा और उन चीज़ों का तदारक और उसका कोई अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी जैसे कि इंट्रोड्यूस हो भी चुकी है वो करनी पड़ेगी। हमारी वज़ीर आला साहबा ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उनकी मिनिस्टर साहबा जा रही हैं मुख्तलिफ़ भट्ठों को, उनको देख रही हैं जहाँ पे स्मोक ज़्यादा है उनको सील कर रही हैं। जब इस तरह के सख्ती की जाएगी तो डेफिनेटली इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी आएंगे। दूसरा हमारा जो सा होता है फॉसिल बर्निंग में, उसमें ट्रांसपोर्ट है, और जो आबादी हमारी बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, और ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ने की वजह से
हमारा जो फॉसल की बर्निंग में स्मोक है वो भी बढ़ रहा है। जब वो स्मोक बढ़ेगा तो फिर स्मोक भी बढ़ेगा। इसलिए हमें अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको डिस्कस करना चाहिए, कोई प्लानिंग होनी चाहिए। अगर 100 बंदे 100 गाड़ियाँ लेके रोड पे निकलेंगे तो डेफिनेटली स्मोक ज़्यादा होगा। और अगर वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे तरीके से गवर्नमेंट इसको प्लानिंग करेंगी तो 2 गाड़ियों का जो स्मोक है और कहाँ 100 गाड़ियों का, इससे डेफिनेटली इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए हमारे जो ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है और उन्होंने जो भी गाड़ी ज़्यादा स्मोक पैदा कर रही है उसके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि वो एक अपना फ़िज़िकल इंस्पेक्शन करवा के गाड़ी की हेल्थ का सर्टिफिकेट ज़रूर ले। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो आपने अक्सर देखा होगा बड़ा धुआं खारिज कर रही हैं गाड़ियाँ, जबकि 100 गाड़ियों का धुआं नहीं होता, उसे एक गाड़ी का धुआं ज़्यादा होता है। इसलिए उसका सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी कर दें, इससे भी हमारे स्मोक में कमी आ जाएगी। इसी तरह हमारा आगे धान की फसल आ रही है तो हमारे किसान में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि जब ये धान की फसल काट लें तो उसका जो बाकी मांदा हिस्सा है उसको जलाएं मत। जब वो जलाएंगे तो आगे सर्दियां आ रही हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो वो स्मोक का बायस बनेंगे। अब हम आ जाते हैं कि ये हमारी बॉडी पे किस तरह इफ़ेक्ट करती है। स्मोक बेसिकली इसमें सल्फ्यूरिक कंटेंट है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये दोनों चीज़ें जब ये दोनों गैसेस हमारे नोज़ में जाएंगी तो ये उसकी मेम्ब्रेन को ड्राई कर देंगी। आई में जाएंगी तो इरिटेशन क्रिएट करेंगी, लंग्स में जाएंगी तो वहाँ इन्फ्लेमेशन करेंगी। इसलिए इन चीज़ों से बचने का तदारुक यही है कि जब आप अव्वल तो स्मोक के दिनों में आप कम से कम बाहर निकलें। स्मोक के दिनों में आपने देखा होगा कि विजिबिलिटी बहुत डिक्रीज़ हो जाती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के ख़तरे भी बढ़ जाते हैं। और जब आप बाहर निकलें तो अपने गॉगल्स का यूज़ करें, ऐनक लगाएं ताकि आपकी तो इरिटेशन। उसकी एक तरह से आप एहतियात बता रहे हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्टली जो आपने पहले बात किया ना कि हमने जो धुआं छोड़ती जो गाड़ियां हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं जो आती हैं, जो LTC वाले हैं, उन्होंने मैंडेटरी भी किया हुआ इस हवाले में। एनवायरमेंटल वाले जो है बड़ा स्पेसिफिक रोल जो है वो प्ले करते हैं। सर्टिफिकेट्स जो है वो मैंडेटरी हैं, लेकिन आप जो सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे होते हैं वो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स जाली पे बना के दे देते हैं। जो गाड़ी की हेल्थ है उसको आप कह देते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो रोड पे चल रही होती है वो वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता जब वो धुआं छोड़ रही होती हैं गाड़ियाँ। तो जो LTC वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उसको लाहौर में एंटर होते ही वो चीज़ों को रोक तो देते हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाते हैं ना वहाँ पे थोड़ी सी बेईमानी की जाती है। किसी ना किसी सेक्टर में वो चीज़ चल रही है। इसके अलावा जो आपने कहा कि जो भट्टे वाले हैं उनको बंद करना चाहिए, इसके अलावा जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। जो कार्बन गैसेज हैं, मीथेन है, ये जो इसकी वजह बन रही है स्मोक की, भट्टे बंद करने से या उसको वो करने से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती जा रही है। जैसे कि ना पहले वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, अपना काम उन्होंने चलाना है, तो मुझे लगता है कि ये तो एक सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इसका ये है कि इसके अल्टरनेट पर हम क्या कर सकते हैं ना, और उसके लिए अभी हद तक हम क्या कर रहे हैं। जी मैं बताता हूँ इसमें भट्ठों के बारे में। ये पिछले कई सालों से ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है कि अगर वो टेक्नोलॉजी कोई इतनी कॉस्टली नहीं है, वो अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो लोग, उनके भट्ठे सील नहीं हो रहे, उनके भट्ठे उसी तरह ईंटें बना रहे हैं, मगर उसमें वो स्मोक क्रिएट नहीं हो रहा। सिर्फ वो टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करने की है। ये अवेयरनेस करेंगे, कुछ सख्ती करेंगे, उन्हें समझाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी पे तकरीबन मोर देन 50-60% भट्ठे आपके कन्वर्ट हो चुके हैं उस टेक्नोलॉजी पे। जो थोड़े बहुत रह गए, जब उन पे भी सख्ती की जाएगी वो भी उस टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से। जैसे आप अपनी इन्फ्लेमेशन की, लंग्स में बात कर रहे थे या आंखों में इरिटेशन की, आप देखते होंगे स्मोक के दिनों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं, आई इन्फेक्शन, तो वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीजन तक रहते हैं। इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं आपके, जैसे आपने कहा मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती है, नोजल्स बहुत मुश्किल हो जाता है आपको, जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो साथ साथ एक तरह से चल रहा है। तो उसके लिए मेडिकेशन हम क्या ले सकते हैं, या एहतियात तो यही है ना कि हम बाहर जाए, अपना मास्क जो है मैंडेटरी एक तरह से हो गया। बहुत से लोग जो है इससे परहेज करने के लिए मास्क खुद लगा लेते हैं। इसके अलावा घर में हम मेडिकेशन इसके क्या कर सकते हैं कि हम इससे जल्दी रिकवर हो सकें? जी मेडिकेशन तो इसकी कोई स्पेसिफाइड नहीं है। जो आपके सिम्टम्स हैं, इरिटेशन है, पेन है, उसके लिए आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले लेते हैं, एंटी एलर्जी ड्रग्स ले लेते हैं। अगर सुपर एडेड कोई इन्फेक्शन हो गया है तो फिर उसके लिए आपको एंटीबायोटिक का भी सहारा लेना पड़ता है। और इसमें जो स्मोक है, ये बेसिकली स्मोक से आपकी जो ऑक्सीजनेशन है ब्लड की, वो डिक्रीज़ हो जाती है, एस्थमा क्रिएट हो सकता है। और जब एस्थमा और ये ऑक्सीजनेशन आपकी जो ब्लड में नहीं प्रॉपर होगी तो वो आपको ब्रेन को जो ब्लड जा रहा है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसलिए जो हामला माएँ हैं वो भी स्मोक से एहतियात करें, और जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग हैं वो एहतियात करें, और जो ऑलरेडी एस्थमा के पेशेंट हैं, COPD के पेशेंट हैं या ओल्ड एज हैं, वो तो ख़ास तौर पे इससे एहतियात करें और वो बाहर जाने से एहतियात करें।
वो जल्दी वल्नरेबल हैं कि वो जल्दी इफेक्ट हो। इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना उनकी, उसको कैपेबल नहीं है उसको फीट करने के लिए। और जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको भी एहतियात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, हार्ट पेशेंट जो उनसे होते हैं वो सीओपीडी का मतलब भी यही है कि उसमें लंग्स और आपका जो हार्ट है दोनों इफेक्ट है। सही। हाँ, उन पेशेंट को जो कार्डियोलॉजी वाइज जो पेशेंट हैं जो हार्ट के इफेक्टेड हैं उनमें लंग्स डेफिनेटली, सीओपीडी एक डिजीज़ का नाम है और वो ज़्यादा जल्दी वल्नरेबल हैं कि वो इससे इफेक्ट हों स्मोक से। तो सर जैसे भी किसी भी वायरल इन्फेक्शन का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, हमें होता है कि 1 महीने बाद ये ठीक हो जाएगा समटाइम्स, लेकिन आप कह रहे हैं इसके लिए हम एंटी एलर्जिक या एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके इसको बेहतर कर सकते हैं। इसका स्पेसिफिक टाइम है इस तरह से कि ये 1 महीने के बाद आपका खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा या 2 महीने के बाद जो भी वायरल आपका स्मोक की वजह से इन्फेक्शन है? जी, आपका अच्छा वैलिड क्वेश्चन है कि जब तक आपका स्टिमुलस है तो आप कैसे ठीक होंगे? आप स्मोक से बचेंगे तो ठीक होंगे ना। बेहतर। अगर आप कंटिन्यूस स्मोक में जा रहे हैं, आपने डेफिनेटली बाहर जाना भी है, आपने उस रोड पे ट्रैफिक पे सफ़र भी करना है, तो स्टिमुलस है, जब वो स्टिमुलस मिलेगा तो फिर आपके उसके इफ़ेक्ट्स भी आएंगे। इसलिए उससे एहतियाती तदाबीर ही आप इख्तियार करके बच सकते हैं इससे। तो आप मतलब मास्क का यूज़ करें, गॉगल करें, हाइड्रेशन अच्छी रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, तो ये इसकी एहतियाती तदाबीर हैं। बिल्कुल इस तरह से है क्योंकि जो भी लाहौर का आपको पता होगा कि इंडेक्स है वो तो पॉपुलर जो पॉपुलेटेड है उसमें से एयर क्वालिटी है वो तो जिस तरह से सेकंड नंबर पे है शायद इस वजह से, तो ये तो शायद सिलसिला चलता रहेगा। तो हमें जो प्रिकॉशंस रखनी है वो तो सामने है कि हम किस तरह से इसको बेहतर रख सकते हैं। सर आप मुझे बता सकते हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में जो मरीज़ है उनको जो अभी नए मसाइल या जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह वो पेश आ रही होती है स्मोक के हवाले से, उसके लिए कोई इकदाम किए गए हैं? जी डेफिनेटली, ये हर साल इस तरह होता है। इस दफ़ा तो हमारे मिनिस्टर हेल्थ जो हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ने 2 दफ़ा गंगाराम को विज़िट भी किया है और चीफ़ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक सेक्रेटरी साहब भी 2 दफ़ा विज़िट कर गए हैं। उन्होंने बेड्स मुख्तस कर दिए हैं और ये स्मोक से जो इफ़ेक्ट लोग होते हैं उसमें 2 शोबे हैं, एक हमारा ENT जिसको हम नाक कान गला कहते हैं और दूसरा एक पल्मोनोलॉजी जिसमें लंग्स की डिजीज़ है। उनके डॉक्टर 24/7 अवेलेबल होंगे एमरजेंसी में। अगर हमारे कोई स्मोक के पेशेंट इफेक्टी आते भी हैं तो उनको प्रायोरिटी पे बेड भी दिए जाएंगे और वहाँ पे डॉक्टर जो उनसे रिलेटेड है ENT के और पल्मोनोलॉजी के वो अवेलेबल होंगे और वहाँ पे जो चीज़ें ज़रूरत हैं, प्राइमरी मेडिकेशन और उसको नेबुलाइजेशन करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई, वो हमारी अप टू डेट है, वो इंस्पेक्ट करके चले गए सेक्रेटरी साहब। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्ली इसको सपोर्ट कर रही है, इसको केटर कर रही है अस्पतालों में खुद विजिट करके, क्योंकि एक मेजर इशू है जैसे हम डेंगू के लिए कैंपेन्स वगैरह करते हैं, पता है कि एक मुल्क में ऐसी सूरत हाल है जिसके लिए बाद में हमें परेशान होना पड़ेगा इमरजेंसीज वगैरह में। तो आप मुझे बता सकते हैं जो स्मोक के हवाले से जो भी मरीज आते हैं उनकी स्वेयर कंडीशन में क्या सिम्टम्स होते हैं जब आपको लगे कि वायरल इन्फेक्शन से थोड़ी सी बात आगे चली गई है? अब जैसे देखिए राइडर्स हैं उन्होंने जाना है, रिक्शा ड्राइवर्स हैं उन्होंने जाना है, बहुत सारे लोग हैं वो नहीं मास्क का इस्तेमाल करते हैं या वो नहीं उस तरह से ध्यान रख सकते हैं, बाहर उनका जाना होना ही है, तो वो तो स्वेयर कंडीशन में चले जाएंगे, तो वो क्या हो सकती है और वो उससे कैसे बच सकते हैं? जी बिल्कुल, जब वो आते हैं पेशेंट उनके ऑक्सीजन लेवल जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल वो बहुत डिक्रीज़ हुआ होता है। हमें इमीडिएटली उन पेशेंट्स की हाइड्रेशन बेहतर करनी होती है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर करनी है और उनके जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन अगर वो ऑलरेडी अस्थमा के पेशेंट हैं हमें उन्हें ब्रोंको डायलेटर इंजेक्शन देने पड़ते हैं और उनको नेबुलाइजेशन करनी पड़ती है ताकि उनकी ऑक्सीजनेशन बेहतर हो जाए और ये एक्यूट इमरजेंसी होती है। उस एक्यूट इमरजेंसी से को हमने काउंटर करने के लिए वो ऑलरेडी वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई, नेबुलाइज़र जो हमारी मशीनें हैं वो सारी फंक्शनल हैं और डॉक्टर मौजूद हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, स्पेशली हमें कहा जाता है सरकारी अस्पतालों में नेबुलाइजेशन का जो सिस्टम है वो सारे बिजी होते हैं क्योंकि रश इतना हो जाता है कि आप पेशेंट का वेट कर रहे होते हैं, 2 से 3-4 पेशेंट लाइन में लगे होते हैं कि कब ये फ्री हो तो हम अपने पेशेंट को नेबुलाइज करवा सकें। अगर इसके लिए पहले इकदाम उठा लिए जाए तो मुझे लगता है बहुत से मरीज़ सरकारी अस्पतालों में जाने से डरेंगे नहीं। अब हमारा ये है कि हमारे इस वक्त 8 से 10 नेबुलाइजिंग मशीन्स अवेलेबल हैं और ये कोई इतनी कॉस्टली नहीं है। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने इस सीज़न के शुरू होने से पहले ही हर एमएस को मैं भी उस मीटिंग में था कि इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि एटलीस्ट आपकी 8 से 10 नेबुलाइजिंग मशीन आपकी वहाँ पे मौजूद हों ताकि पेशेंट आए उसकी नेबुलाइजेशन हो जाए। और हमारा यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो वो नेबुलाइजेशन की किट है वो डिस्पोजेबल है, एक पेशेंट पे एक ही दफ़ा यूज़ होती है, ये नहीं कि जो इन्फेक्टेड पेशेंट है वही उठा के मास्क दूसरे पेशेंट को लगा दिया जाए। ये मैं पूछने वाली थी क्योंकि सेम मास्क लगा देते हैं, दवाई बस चेंज कर देते हैं जो उसमें ऐड होती है। हाँ, मैं आपकी ये तस्दीक कर दूँ कि हमारा अब डिस्पोजेबल है ये और एक पेशेंट के लिए एक ही मास्क यूज़ होगा और वो
डिस्कार्ड कर दिया ये जाएगा। सिर्फ सर गंगाराम हॉस्पिटल में है या फिर और भी अस्पतालों में? बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं तो है? गंगाराम का आपको बता सकता हूँ, गंगाराम में इस तरह ही है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है अगर ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, अगर डिस्पोजेबल ये चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि बाकी पेशेंट्स को सेम सिम्टम्स जाना तो ये गलत हो जाता है। अस्पतालों में हम सरकारी अस्पतालों में जाने से इसी वजह से डरते हैं कि एक बीमारी लेकर जाएंगे, दूसरा मर्ज हम साथ लेकर आ जाएंगे। एक तो रश इतना होता है, ऊपर से पेशेंट की हालत इस तरह से होती है। अभी हमने पेशेंट और जो गवर्नमेंट के इकदाम हैं उनके बारे में डिस्कस किया। अब बताइए जो एक पर्सन स्पेसिफिकली है, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा सकती हूँ कि मैं इस चीज़ से या स्मोक में कंट्रीब्यूट करने से बच सकूँ? जी, उसके लिए ये है कि हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं खालिद मसूद गोंदल साहब, उन्होंने स्मोक आगाही 2 सेमिनार अब तक हमारे फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी गंगाराम में करवा दिए हैं उन्होंने, और वो सोशल मीडिया में भी इन्होंने अपने वीलॉग्स उनके आए हुए हैं, हमारे वीसी साहब के। तो ये पब्लिक अवेयरनेस है, ये आप चैनल पे चलाएं, इनको सोशल मीडिया का सहारा लें, तमाम लोगों को बताएं ये कि ये कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है जब तक कि आप इससे तदारुक के जो इक़दाम हैं वो अडॉप्ट नहीं कर लेते। अगर आप मास्क भी नहीं लगाएंगे, आप फ्रीक्वेंट रोड पे भी चलेंगे तो डेफिनेटली फिर इफ़ेक्ट होगा। उस इफ़ेक्ट के फिर वो मैंने आपको बताया है कि अगर हॉस्पिटल में आएंगे तो ये इलाज है उसका। अगर आप इसके प्रिकॉशन यूज़ करेंगे तो ये मसले मसाइल नहीं होंगे, मगर ये हमारे एक प्लानिंग की बड़ी ज़रूरत है। जब तक ये हमारी इसमें प्लानिंग नहीं होगी, अब ये इंडस्ट्री हमारी है तो एक सिटी में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, तो जब वो इंडस्ट्री लग गई है तो फिर उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। और क्योंकि जब पहले प्लानिंग हो जाए, प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, तो एग्जीक्यूशन से या फिर जो भी सूरत हाल होती है उससे थोड़ा सा बचने में ज़रा आसानी हो जाती है हमें, क्योंकि आगाही पहले से फैलाई होती है। अच्छा, आपको लगता है कि जो भी अभी बच्चे होंगे, जैसे कि आपने लास्ट ईयर में देखा था, स्मोक की वजह से बच्चों को बहुत छुट्टियां मिली थी कि स्मोक की सूरत हाल इस तरह से कि बच्चे बीमार हो रहे थे, तो ये मैंडेटरी करना चाहिए, जिससे हमने कोविड के डेज़ में मास्क के बगैर हमने उसके लिए डिफरेंट तरह के फ़ाइन इम्पोज कर दिए थे, ये सब चीज़ें, तो बच्चों के लिए भी मैंडेटरी कर देना चाहिए कि वो जब घर से आएँ तो मास्क लगा कर आएँ। जी बिल्कुल, आपकी अच्छी सजेशन है और ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि हर स्कूल में, कॉलेज में बच्चों के लिए मास्क मैंडेटरी होना चाहिए। छुट्टियां कराना वो कोई इतना इलाज, हाँ वो उसका, हाँ वो तो उनकी एजुकेशन का बहुत नुकसान है। तो आप इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए, और बच्चों की स्पोर्ट्स होल्ड कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब स्पोर्ट्स होंगी तो वो ज़्यादा उनका सांस लेंगे तो ज़्यादा वो स्मोक के पार्टिकल्स अंदर जाएंगे, वो नुकसानदेह हैं। बिल्कुल इस तरह से स्पोर्ट्स होल्ड कर ले, एजुकेशन मेरा ख्याल है कि वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, और जो थोड़ी सी प्रिकॉशंस वगैरह जैसे कि हम बता रहे हैं, मास्क मैंडेटरी कर देना चाहिए, डिफरेंट चीज़ें ये साथ करती जाए तो मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी सी आसान होना शुरू होती हैं। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो नहीं आप मुझे फिक्सली बता सकेंगे, लेकिन कितनी तादाद बढ़ जाती है मरीजों की स्पेसिफिक स्मोक के दिनों में? जी बिल्कुल, ये डबल से भी ज़्यादा हो जाती है, डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। ये जो आगे वाले जो हमारा आ रहा है नवंबर और अर्ली दिसंबर में और एंड ऑफ अक्टूबर, ये जो 1.5-2 माह है ना, इसमें जो वल्नरेबल पेशेंट्स हैं, जिनको पहले अस्थमा है या COPD दिल के मरीज़ हैं, या जिन्हें थोड़ी सी भी एलर्जी से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए तो ये हमारे मिनिस्टर साहब ने इकदाम लिया है कि नाक कान गले के डॉक्टर और फेफड़ों के डॉक्टर जो हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, उनके उस वार्ड से एक डॉक्टर राउंड द क्लॉक, यानी कि 8-8 घंटे की जो रोटेशन है, इमरजेंसी में ड्यूटी ज़रूर करें। ये बहुत अच्छी बात है, फिजिकली प्रेजेंस उनका होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इम्यून सिस्टम जो है हमारा ऑब्वियसली कमज़ोर होता है, चीज़ें जल्दी इफेक्ट करती है, तो हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इस डेज में ऐसी कोई डाइट या विटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं? एग्जैक्टली, कोशिश यही करें कि सिंपल डाइट पे रहें। एक तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट हो गया है। अब हम जो फ्लोर मिल का आटा यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होगा उसमें से 5 चीज़ें निकल जाती हैं और आप उसमें से एक चीज़ ले रहे हैं। कोशिश करें कि गंदम का आटा, देसी चक्की का आटा यूज़ करें, उससे आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी सारा। उसमें से जब आप फ्लोर मिल का आटा यूज़ करते हैं, सूजी अलहदा होगी, मैदा अलहदा हो गया, आटा आप ले रहे हैं, ब्रान उसका अलहदा हो गया, तो उसमें से एक एलिमेंट आप ले रहे हैं, 4 तो साइड पे हो गए। इसी तरह आप हनी का यूज़ करें, सर्दियाँ आ रही हैं स्मोक में, और एग। जितनी आपकी डाइट सिंपल और हेल्दी होगी उतनी आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। मिल्क, खालिस मिल्क आपको लेना चाहिए, हनी आप साथ उसके एग लें, और फ्रूट का इस्तेमाल डेली करें। एक फ्रूट, एप्पल ले लें, अगले दिन बनाना ले लें, आप ग्रेप्स ले लें। मैंने कहा फ्रूट हमारी उसमें डेली की डाइट में शामिल होना चाहिए। हाँ जी,
क्योंकि अगर ये चीज़ें शामिल रहेंगी तो जो बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, बैलेंस डाइट हमारी, क्योंकि अगर ये चीज़ें शामिल रहेंगी जो सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, जैसे हम वैसे सप्लीमेंट्स दे रहे होते तो उससे बच जाएंगे। वो तो फिर ज़ाहिर बात है, वो तो एक बीमार पेशेंट के लिए होता है कि आप विटामिन खा लें, टैबलेट ले लें, ये ले लें। जब आपको हर चीज़ अल्लाह ताला ने आपके मुल्क में अवेलेबल की हुई, आप उस पर जाए। एग्जैक्टली जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी डिहाइड्रेशन की वजह से भी कि आपको सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि जो नाक जो है उसके जैसे अपने का मेम्ब्रेन ड्राई हो जाते हैं, आपको नोज़िया हो जाता है, या चीज़ें इस तरह से हो रही होती है, उसके लिए हमें डिहाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेट रहना ज़रूरी है, सॉरी हाइड्रेट रहना, हाइड्रेट तो ऑलरेडी होते हैं। हाइड्रेट रहेंगे हम तो उससे हमारी बेहतरी आएगी, ताकि डाइट, उसके लिए यही है कि पानी ज़्यादा एक्सिकली पिया नहीं जाता, तो उसको हम किस तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? डाइट में इसी तरह शामिल कर सकते हैं कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, पानी की बोतल आपके पास हो, आपको प्यास नहीं भी लग रही तो आप पानी पीते रहें। आपकी जब ये आदत बन जाएगी कि आपने डेली 1.5 से 2 लीटर पानी पीना है, तो डेफिनेटली हाइड्रेशन आपकी सर्दियों में रहेगी। सर्दियों में यही तो होता है कि सर्दियों में लोगों को प्यास लगती नहीं है, पानी कम लेते हैं, डिहाइड्रेशन, ऊपर उधर से स्मोक के इफेक्ट आ जाते हैं, आपकी नोज़ की मेम्ब्रेन ड्राई होगी, गले की मेम्ब्रेन ड्राई होगी। तो ये चीज़ों को हम इस तरह से चीज़ों से बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बताई है कि एज एन डॉक्टर भी अगर आप उससे कह रहे हैं कि आप नेचुरल डाइट ले, उससे भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, तो इससे बड़ी क्या मुझे लगता है कि चीज़ें हो सकती हैं। बस हम अपनी डाइट में शामिल नहीं करते, हम शायद आपको लगता है कि हम फैंसी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो उसी की वजह से तो ये सारे आजकल बीमारियां और ये अमराज और हॉस्पिटल्स में रश है ना। हमारा लाइफस्टाइल, हम जंक फूड लेते हैं, पिज़्ज़ा ले लिया, शवारमा ले लिया, बर्गर ले लिया, हमारे डोर स्टेप पे गाड़ी खड़ी हुई है, हमने पैदल चलना नहीं है, बिल्कुल नहीं चलना, हमने जाके लिफ्ट का बटन दबाना है। मैं कहता हूँ, मैंने पिछले कुछ 10 साल हो गए होंगे मैंने लिफ्ट नहीं यूज़ की। आप बहाना ढूंढें कि किसी बहाने से आप, चलो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, आप जिम नहीं जाते, चलो ये आपको एक बहाना मिला, आप सीढ़ियों से, स्टेयर से चले जाएं, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। हम ये चीज़ें, हमने जंक फूड ले लेनी है, हमने वॉक और एक्सरसाइज को छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली फिर मसले मसाइल तो होंगे। बिल्कुल, इस तरह से हम कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा हो गए, हमें कि इजीली जो हमें चीज़ें अवेलेबल हो जाएं बस वही ठीक है। जैसे कि इरा इस तरह से है, हम एक तरह डिजिटल होते जा रहे हैं, बच्चे गेमिंग की तरफ हैं, हम फोन्स की तरफ हैं, 1-1 घंटा या 2-2, 3-3 घंटे हो जाते हैं उसी जगह पर बैठे हुए हैं, सेम फोन यूज़ कर रहे हैं और वहीं बैठकर खा रहे हैं, वॉक वाला कोई सीन ही नहीं है जैसा कि हमारा। तो मैं भी अभी, हमारी लिफ्ट का थोड़ा इशू था, मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ कर आई हूँ, तो मुझे लग रहा था मेरा सांस फूल रहा है, क्योंकि अब हम यूज टू नहीं रहे हैं ना उस चीज़ के। एग्जैक्टली, तो वो हमें है कि कन्वीनियंस नहीं है, तो अब वो हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस है। तो आप हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, पैगाम यही है कि हम ये जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस हैं ना, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उनके बाहर जो रेहड़ियाँ और ठेले लगे हुए हैं ना, उनकी क्वालिटी या फूड को चेक करें या बैन कर दें। वहाँ पे बहुत ही लो क्वालिटी की आपको वो केचप दे रहे हैं, चिप्स दे रहे हैं, लोएस्ट क्वालिटी के। यकीन करें, अगर हम में से कोई साहिब इस्तिताअत जाके उसको बनता हुआ देख लेना, वो उसी वक्त पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, मुल्क में बैन कर दें ये चीज़ें। ये हमारी कौम है, ये नेशन है, कल ने इन्होंने ही आके हमारी भाग दौड़ संभालनी है। खुदा के लिए इनकी डाइट पे फोकस करें। जो इन स्कूल और जितने भी इदारे हैं, इनके बाहर जो 3rd क्लास लेवल की जो रेहड़ियाँ ठेले लगे हुए हैं, इनको चेक एंड बैलेंस किया। बिल्कुल इस तरह से। इसी तरह हॉस्पिटल्स की, जब मैं MS था, मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कराई थी कि जो हमारे कैफेटेरिया हैं, कैंटीन हैं, उनकी फ़ूड क्वालिटी 3 इदारे, एक जो हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी है वो चेक करे, MS चेक करे, एक DC ऑफिस की कमेटी आके उसको चेक करें कि हमारे हॉस्पिटल में जो कैंटीन्स हैं उनमें पानी, उनमें जो बर्गर, उनमें जो समोसा दिया जा रहा है, आया को अप टू मार्क हैं कि नहीं हैं, उनके रेट चेक किए जाएं। और ये मैंने इम्प्लीमेंट करवाया था वहाँ पे गंगाराम की कैंटीन पे। अप्रिशिएटेड, ये बहुत ज़रूरी है जो आप काम करें, ईमानदारी से करें, ताकि आने वाले जो लोग होते हैं वो उस चीज़ को याद कर सकें। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपनी सेहत का ख्याल रखें और इसी के साथ ही मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।